नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और खुश होंगे। हाजिर हूं मैं जिम कॉर्बेट की एक और रोमांचक कहानी के साथ, पनार का आदमखोर तेंदुआ। दोस्तों, पनार अल्मोड़ा जिले के पूर्वी हिस्से में बहने वाली एक नदी है। इस नदी के आसपास बसे गांव में एक मैन ईटिंग लेपर्ड यानी आदमखोर तेंदुए का ऐसा आतंक था कि जिन लोगों का जीना दूभर हो गया। उसी क्षेत्र के नाम पर कॉर्बेट ने उस आदमखोर तेंदुए को नाम दिया द पनार मैन ईटर। सन 1907 में कॉर्बेट ने चंपावत के आदमखोर बाघ का अंत किया था। उसी अभियान के दौरान उन्हें इस खूंखार तेंदुए के बारे में पहली बार पता चला। यह तेंदुआ बेहद खतरनाक था। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार उसने लगभग 400 लोगों की जान ली थी। इसके अलावा कई लोग घायल हुए, जिनमें से कुछ की बाद में मृत्यु हो गई, पर वे सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज नहीं हो सके। कुल मिलाकर यह एक अत्यंत भयावह आदमखोर था। दिलचस्प बात यह है कि जितना खतरनाक यह तेंदुआ था, उतनी प्रसिद्धि उसे नहीं मिली। इसके विपरीत रुद्रप्रयाग के आदमखोर तेंदुए को व्यापक पब्लिसिटी मिली। कारण साफ था, रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री जाने वाले प्रमुख तीर्थ मार्ग पर स्थित था। हजारों तीर्थयात्रियों के माध्यम से वहां की घटनाएं देश भर में फैलती रहीं, अखबारों और पत्रिकाओं में छपती रहीं, जबकि पनार का इलाका अत्यंत दूरस्थ और दुर्गम था। विडंबना यह कि रुद्रप्रयाग के तेंदुए ने जहां 128 लोगों को मारा, वहीं पनार का तेंदुआ उससे कहीं अधिक घातक सिद्ध हुआ। चंपावत के बाघ को मारने के बाद कॉर्बेट से पनार के इस तेंदुए का शिकार करने का अनुरोध किया गया। वे योजना बना ही रहे थे कि तभी एक अत्यावश्यक संदेश आया। मुक्तेश्वर, जो नैनीताल के पास स्थित है, वहां एक आदमखोर बाघ सक्रिय हो चुका था। अल्मोड़ा के तत्कालीन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कॉर्बेट से आग्रह किया कि वे पहले मुक्तेश्वर के आदमखोर को मारे। कॉर्बेट ने पनार के तेंदुए का अभियान स्थगित किया और मुक्तेश्वर के लिए रवाना हुए। जब उन्होंने वहां सफलता प्राप्त की, तब पुनः वे पनार की ओर बढ़े। पहला अभियान अप्रैल 1910 में शुरू हुआ। उस समय यात्रा पैदल ही होती थी। नैनीताल से चलकर वे अल्मोड़ा पहुंचे। वहां उन्हें पनार जाने के 2 मार्ग सुझाए गए। एक पनवानौला होते हुए पनार, दूसरा देवीधुरा होते हुए डोल डाक बंगले आश्रम के रास्ते पनार। कॉर्बेट ने दूसरा रास्ता चुना, देवीधुरा की दिशा में। रास्ते भर वे हर गांव, हर पड़ाव पर रुककर तेंदुए के बारे में जानकारियां जुटाते रहे। कुछ स्थानों पर ठहरे, शिकार किया और 2-3 दिनों में डोल आश्रम के पास स्थित डाक बंगले तक पहुंच गए। डाक बंगले पर उनके साथी भोजन की तैयारी में जुटे थे। कॉर्बेट ने कहा, तुम लोग खाना बनाओ, मैं आसपास तेंदुए के ताजा पद चिन्ह या कोई और संकेत ढूंढ कर आता हूं। राइफल उठाकर वे निकल पड़े। सामने का मैदान, जंगल, पक्षियों और जानवरों की गतिविधियां, सब कुछ वे बारीकी से परख रहे थे। चलते चलते वे एक बिल्कुल सुनसान स्थान पर पहुंचे। वहां एक छोटा सा मकान था। जैसे ही वे सामने पहुंचे, ऊपर की मंजिल से सीढ़ियां उतरता हुआ एक युवक उनके पास आया और उनके पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी उम्र लगभग 21-22 वर्ष की होगी। वह बुरी तरह से टूट चुका था। शांत होने पर उसने जो बताया, वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। पिछली रात वह और उसकी पत्नी कमरे में सोए थे। अप्रैल की गर्मी के कारण दरवाजा खुला था। आधी रात को तेंदुआ आया और उसकी पत्नी की गर्दन पकड़कर बाहर घसीटने लगा। पत्नी की चीख से युवक की नींद खुली। उसने तुरंत पत्नी का हाथ पकड़ा, दरवाजे पर दूसरा हाथ टिकाकर पूरी ताकत से उसे भीतर खींच लिया। किसी तरह तेंदुए की पकड़ से छूट गई। उसने पत्नी को अंदर खींचकर दरवाजा बंद कर दिया। पूरी रात वे अंदर सहमे रहे। तेंदुआ बाहर गुर्राता रहा, दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता रहा। सुबह होने पर ही वो वहां से हटा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला गंभीर रूप से घायल थी। गर्दन, सीने और पेट पर गहरे पंजों के घाव थे। दवा का कोई साधन नहीं। भीषण गर्मी और तेंदुए के नाखूनों में मौजूद संक्रमण, घाव सेप्टिक हो गए।
सुबह होते होते वह बेहोश हो गई। घर के आसपास कोई पड़ोसी भी नहीं था। नजदीकी गांव वहां से कई किलोमीटर दूर थे। युवक दुविधा में था। पत्नी को ले जाए तो जंगल में तेंदुए का खतरा, छोड़ जाए तो तेंदुए के वापस लौटकर घर में ही पत्नी को मार डालने का डर। ऐसे में उसने कॉर्बेट से विनती की, साहब आज रात यहीं रुक जाइए, तेंदुआ जरूर वापस आएगा। कॉर्बेट मान गए। पास रखी लकड़ियां हटाकर उन्होंने अपने बैठने की जगह बनाई। पास के झरने पर जाकर हाथ मुंह धोया, पानी पिया और शाम ढलते ही अपनी जगह संभाल ली। युवक ने आग्रह किया कि साहब आप अंदर बैठिए। कॉर्बेट ने कहा, अंदर गर्मी है और बेहोश महिला के सेप्टिक घावों से तेज गंध उठ रही है, मैं बाहर ही ठीक हूं। रात अब गहराने लगी थी। लगभग 1 किलोमीटर दूर से कॉर्बेट को कांकड़ के अलार्म कॉल सुनाई दी। कॉर्बेट समझ गए कि शिकारी चल पड़ा है। उन्हें विश्वास था कि तेंदुआ सावधानी से आगे बढ़ेगा, समय लेगा, तब तक चांदनी फैल जाएगी और विजिबिलिटी बेहतर हो जाएगी। कुछ देर में चांदनी ने पूरे इलाके को उजाले से नहा दिया, पर आश्चर्य, अलार्म कॉल के बाद भी तेंदुआ नजर नहीं आया। पूरी रात बीत गई। भोर से ठीक पहले का वह क्षण आ गया जब चांद डूब चुका था, पर सूरज अभी उगा नहीं था। अंधेरे और छाया का सबसे जोखिम भरा समय। कॉर्बेट को लगा, अगर तेंदुआ का हमला करने का मन होगा तो यही उसके लिए सबसे उपयुक्त समय है। धीरे धीरे अंधेरा छंट गया। सुबह हुई। कॉर्बेट ने सोचा अब यहाँ रुकने का कोई उद्देश्य नहीं, पर उनके मन में एक विचार आया। अल्मोड़ा के डिप्टी कमिश्नर को संदेश भेजना चाहिए कि प्रभावित गांव में फर्स्ट एड किट पहुंचाई जाए ताकि घायलों के घाव साफ किए जा सकें। वे आगे बढ़े। कुछ दूरी पर उनके साथी उन्हें मिले, जो रात भर उनकी अनुपस्थिति में चिंतित थे। उसी समय अल्मोड़ा जा रहे एक घुड़सवार के हाथ उन्होंने नोट भेजा, फर्स्ट एड किट की व्यवस्था के लिए। अगली बार जब वे लौटे तो किट गांव तक पहुंच चुकी थी। रास्ते में उसी घुड़सवार ने सूचना दी कि देवीधुरा मंदिर के पास तेंदुए ने एक आदमी को मार दिया है। कॉर्बेट देवीधुरा पहुंचे, लेकिन खबर गलत निकली। पर वहीं उनका सामना एक रहस्यमयी बाघ से हुआ, जिसे स्थानीय लोग टेंपल टाइगर कहते थे। कॉर्बेट ने कई बार उस पर फायर किया, पर हर बार गोली चूक गई। लोगों का विश्वास था कि वह देवी का वाहन है, उस पर देवी माँ का आशीर्वाद है। कॉर्बेट ने पुजारी से पूछा, क्या पनार के तेंदुए के साथ भी ऐसा ही है? तो पुजारी ने उत्तर दिया, नहीं साहब, वह तेंदुआ पिशाच है। आप अवश्य सफल होंगे। आपकी विजय के लिए मैं प्रतिदिन पूजा करूंगा। कुछ दिन देवीधुरा में बिताकर कॉर्बेट वापस लौटे। यही था उनका पहला अभियान। और इसी अभियान से जुड़ी एक और रोचक घटना कॉर्बेट अपनी किताब में लिखते हैं। जब कॉर्बेट खैरना से अल्मोड़ा की चढ़ाई चढ़ रहे थे, शाम को एक बंद पड़े स्कूल नुमा भवन के बाहर विश्राम के लिए रुके। रसोइये ने सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर आग जलाई। कॉर्बेट के लिए लाया गया मटन का एक लेग धोकर कागज की शीट पर कुछ दूर रख दिया गया। कॉर्बेट दीवार से टिके बैठे थे, एक और रसोइया, दूसरी ओर रखा हुआ मटन। तभी कॉर्बेट ने देखा कि एक तेंदुए का सिर उभरा। वे शांत भाव से देखते रहे। अगले ही पल तेंदुए ने मटन का लेग मुंह में दबाया और कागज से चिपके होने के कारण फड़फड़ाहट की आवाज हुई और वह अचानक से दीवार फांदकर सड़क पार कर गया। आवाज सुनकर रसोइया दौड़ा। पहले उसे लगा कोई कुत्ता ले गया है। पास पहुंचते ही उसने सच्चाई को समझा कि यह कुत्ता नहीं, तेंदुआ है। वह जितनी तेजी से भागा था उतनी ही तेजी से वापस लौट आया। रसोइये ने वापस आकर कॉर्बेट को सारी बातें बताई तो कॉर्बेट हंसने लगे। वो कहने लगा, साहब आप हंस रहे हैं, लेकिन वो आपका डिनर था, वो उसे उठाकर ले गया। अब मेरे पास आपके लिए सब्जी बनाने को कुछ भी नहीं बचा है। कॉर्बेट मुस्कुराए और बोले, तो अब किया क्या जा सकता है? लेकिन इसके बावजूद वे अपने रसोइये की तारीफ किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने लिखा कि मेरे रसोइये को पूरा श्रेय जाता है। जो भी थोड़ा बहुत सामान उसके पास बचा था उसने उससे डिनर तैयार कर ही दिया, और उस डिनर के साथ मैंने वही न्याय किया जो शायद एक भूखे तेंदुए ने उस मटन के लेग के साथ किया होगा।
बहरहाल यह घटना उनके जीवन की पहली ऐसी दिलचस्प और यादगार घटना थी। अब कॉर्बेट ने पनार के नरभक्षी तेंदुए को मारने के लिए अपना दूसरा अभियान शुरू किया। सितंबर 1910 से लेकर अप्रैल 1910 के बीच उस क्षेत्र में कई और लोग मारे जा चुके थे। गांव में दहशत थी और हर रात एक नई त्रासदी की आशंका। कॉर्बेट ने कुमाऊं की ओर फिर से रुख किया। वे नैनीताल से चले अल्मोड़ा पहुंचे। उनका विचार था वही पुराना पहाड़ी रास्ता लेने का जो कि देवीधुरा होते हुए पनार जाता है। लेकिन अल्मोड़ा के डाक बंगले में उन्हें एक दिलचस्प जानकारी मिली। वहां एक व्यक्ति ठहरा हुआ था, पनार क्षेत्र के पास के किसी गांव का निवासी। वो वापस अपने गांव जाना चाहता था। उसका नाम था पान सिंह। लेकिन पान सिंह की हालत कुछ और ही बयां कर रही थी। वो अपने गांव लौटना चाहता था पर अकेले जाने की हिम्मत उसमें बची नहीं थी। इलाके में नरभक्षी तेंदुए का खौफ ऐसा था कि दिन में भी लोग रास्ता पकड़ने से कतराने लगे थे। आखिरकार उसने कॉर्बेट से विनती की, साहब अगर इजाजत हो तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? कॉर्बेट ने बिना झिझक अनुमति दे दी। उनके साथ पहले से एक गाइड मौजूद था। अब टोली में थे कॉर्बेट, उनके आदमी, एक गाइड और पान सिंह। यात्रा शुरू होने ही वाली थी कि पान सिंह ने एक सुझाव रखा। उसने कहा कि देवीधुरा के रास्ते जाने के बजाय वे पनवा नौला वाला रास्ता लें। रास्ता छोटा है साहब और सुरक्षित भी, उसने बड़े विश्वास के साथ कहा। कॉर्बेट के लिए यह एक बड़ा एडवांटेज था। इस बार उनके साथ था इलाके का अपना आदमी पान सिंह। उसे उन पहाड़ियों की हर पगडंडी का ज्ञान था, हर गांव का रास्ता याद था और सबसे अहम उन इलाकों की जानकारी थी जहां तेंदुआ सक्रिय था। घंटों की कठिन पदयात्रा के बाद आखिरकार वे पनार नदी के आसपास के इलाके में पहुंच गए और यहीं से अभियान ने एक नया खतरनाक मोड़ लेना था। सितंबर का महीना था। बरसात हाल ही में थमी थी और पनार नदी अब अपने उफान पर थी। उन दिनों वहां कोई पुल नहीं हुआ करते थे। सबने अपने जूते उतारे, एक दूसरे का हाथ थामे वे सावधानी से पानी में उतरे और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। कॉर्बेट ने ध्यान दिया, कुछ दूरी पर उनका गाइड असामान्य रूप से परेशान दिख रहा था। पान सिंह ने अपने गांव लौटने से पहले एक नया बड़ा सा कोट खरीदा था। नदी पार करने से पहले उसने मजाक मजाक में वह कोट गाइड की पीठ पर बांध दिया था। अब वही गाइड नदी के बीचों बीच संघर्ष कर रहा था। उसने धारा को गलत कोण से फेस कर लिया था। दूसरों की कमर तक पानी था पर उसका कद छोटा होने के कारण वह गर्दन तक डूब चुका था। और तभी एक तेज का झटका, गाइड का संतुलन बिगड़ा और वह धारा में बह निकला। क्षण भर के लिए सब कुछ थम सा गया, लेकिन पान सिंह ने पल भर की भी देरी नहीं की। वह तुरंत किनारे की ओर कूदा, हाथ का सामान फेंका और नदी की दिशा में दौड़ पड़ा। आगे एक खतरनाक जगह थी जहां पानी एक बड़े पत्थर से टकराकर अचानक नीचे गिरती थी। फिसलन भरे गीले पत्थरों पर पान सिंह बिना रुके चढ़ गया। वह वहां लेट गया, धारा की ओर झुककर इंतजार करने लगा। कुछ ही क्षणों बाद बहता हुआ गाइड तेजी से उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास आया, पान सिंह ने हाथ बढ़ाया और उसके लंबे बालों को पकड़ लिया। धारा का वेग प्रचंड था। कुछ पल तक संघर्ष चला और फिर धीरे धीरे गाइड को बाहर खींच लिया गया। एक संभावित त्रासदी टाल दी गई थी। जब पान सिंह वापस लौटा, कॉर्बेट ने उसकी वीरता की सराहना की। पान सिंह हंस पड़ा, अरे साहब, मुझे इसकी जान की चिंता नहीं थी। मैं तो उस नए कोट के लिए परेशान था जो इसकी पीठ पर बंधा था। कॉर्बेट लिखते हैं, कारण चाहे जो भी रहा हो, एक दुखद घटना होने से बच गई थी। इसके बाद टोली ने सावधानी से नदी पार की और दूसरी ओर बढ़ गई, लेकिन असली खतरा अब भी उनका इंतजार कर रहा था। अगली सुबह उन्होंने सनौली गांव की ओर कूच किया, वही गांव जहां हाल ही में नरभक्षी तेंदुए ने एक और जान ले ली थी। घंटों की पदयात्रा के बाद वे एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां से गांव से पहले कुछ घर दिखाई देने लगे। कुछ ही देर में पुष्टि हो गई, हाँ, यह सनौली गांव ही था। गांव में प्रवेश करते ही माहौल बोझिल था। लोगों की आंखों में खौफ अब भी ताजा था। कॉर्बेट को बताया गया, कुछ दिन पहले यही एक व्यक्ति को तेंदुए ने मार डाला। गांव वालों का संदेह था कि गांव के पास का जो छोटा जंगल है अब भी उस नरभक्षी का ठिकाना बना हुआ है।
जंगल की बनावट दिलचस्प थी। 3 और खेती की खुली जमीन और चौथी ओर एक विस्तृत घास का मैदान, यानी चारों तरफ खुला इलाका। कॉर्बेट ने तुरंत स्थिति का आकलन किया। अगर तेंदुआ सचमुच यहीं छिपा है तो उसके लिए बिना देखे निकल पाना आसान नहीं होगा। उन्होंने गांव वालों से पूछा, क्या आसपास कोई और घना जंगल है? गांव वालों ने कॉर्बेट को बताया, यहाँ से सबसे नजदीकी घना जंगल काफी दूर है। कॉर्बेट ने तुरंत निष्कर्ष निकाला, ऐसी स्थिति में तेंदुए के पास इस सुरक्षित ठिकाने को छोड़ने का कोई ठोस कारण नहीं है, यानी नरभक्षी अब भी यहीं आसपास मौजूद हो सकता है। कॉर्बेट इस अभियान पर पूरी तैयारी के साथ आए थे। उनके साथ थी 2 बकरियां, जिन्हें वे बेट यानी चारे के रूप में उपयोग करने वाले थे। रात के लिए व्यवस्था की गई। गांव वालों ने कॉर्बेट के आदमियों के लिए कमरा उपलब्ध कराया और कॉर्बेट के लिए गांव का एक ऊंचा प्लेटफॉर्म, जिस पर छत थी लेकिन चारों ओर खुला हुआ। कॉर्बेट ने वही स्थान चुना। प्लेटफॉर्म के नीचे एक बकरी बांध दी गई। दूसरी बकरी को उस स्थान पर बांधा गया जहां हाल ही में तेंदुए ने व्यक्ति पर हमला किया था। रात उतर आई और उसके साथ बरसात। सुबह होते ही कॉर्बेट जागे। उन्होंने अपने आदमियों को नाश्ता तैयार करने को कहा और स्वयं निकल पड़े उस बकरी का हाल चाल लेने जो दूर बांधी गई थी। रात की बारिश अब जमीन पर ताजा निशान टिकने नहीं दी। जब वे उस स्थान पर पहुंचे, दृश्य सब कुछ कह रहा था। बकरी मारी जा चुकी थी। कॉर्बेट ने अनुमान लगाया, बारिश शुरू होने से ठीक पहले तेंदुआ अपना काम कर चुका था, शिकार उठा ले गया। लेकिन बारिश के बाद कोई स्पष्ट ड्रैग मार्क्स नहीं बचे थे। कॉर्बेट लौट आए। उन्होंने गांव वालों को बताया कि मैन ईटर फिर से सक्रिय हुआ है और अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल था कि वो छिपा कहां है। शाम ढलने लगी। कॉर्बेट को वापस लौटना पड़ा। कारण था, जहां बकरी बांधी गई थी वहां आसपास कोई उपयुक्त पेड़ नहीं था जिस पर बैठकर वे घात लगा सके। रात बीती, लेकिन अब कहानी में एक नया मोड़ आने वाला था। कॉर्बेट लिखते हैं कि उन्हें मलेरिया ने पकड़ लिया। तेज बुखार, कमजोरी इतनी कि अगले 24 घंटे तक वे प्लेटफॉर्म पर पड़े रहे। अगली शाम कॉर्बेट का बुखार उतर चुका था। शरीर फिर से तैयार था। अब उन्होंने गांव वालों के साथ नई योजना बनाई। बकरी को लेकर वे उस संदिग्ध जंगल के पास पहुंचे। कॉर्बेट ने एक पेड़ चुना। वह आदर्श तो नहीं था, लेकिन वही एकमात्र विकल्प था। पेड़ से लगभग 30 फीट की दूरी पर जमीन में खूंटी गाड़ दी गई और बकरी को बांध दिया गया। वे स्थिर होकर बैठ गए, रात के आने का इंतजार करते हुए, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास था आज की रात नरभक्षी अवश्य आएगा। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थी। शाम के लगभग 5 बजे का समय था। कॉर्बेट पेड़ पर स्थिर बैठे थे। तभी उनके पीछे जंगल की दिशा से कुछ चिड़ियों की तेज अलार्म कॉल सुनाई दी। कॉर्बेट तुरंत सतर्क हो गए। कॉर्बेट समझ गए जंगल में कुछ गतिशील है। उन्होंने अपने साथियों को धीरे से इशारा किया, अब गांव लौट जाओ। अभी पर्याप्त उजाला था और उन्हें विश्वास था कि नरभक्षी जल्द ही बेट यानी चारे की ओर आकर्षित होगा। जैसे ही लोग गांव की दिशा में बढ़े, बंधी हुई बकरी बेचैनी से मिमियाने लगी। उसकी आवाज खामोश जंगल में अजीब तरह से गूंज रही थी। समय बीतता गया, करीब आधा घंटा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जो बकरी अब तक गांव की दिशा में आवाज लगा रही थी, अचानक घूम गई। अब उसका चेहरा कॉर्बेट के पीछे के पेड़ की ओर था और उसने पूरी तरह आवाज बंद कर दी। वह स्थिर खड़ी थी, आंखें फैलाकर एक ही दिशा में घूरती हुई। कॉर्बेट समझ गए कि वह आ चुका है। नरभक्षी तेंदुआ अब बेहद नजदीक था और फिर जंगल पर गहरी खामोशी छा गई। कॉर्बेट स्थिर बैठे रहे। तभी कुछ ही क्षणों बाद पेड़ के तने से बंधी पतली झाड़ियों पर अचानक एक जोरदार झटका पड़ा। उन झाड़ियों के सिरे जो कॉर्बेट की कोहनियों के नीचे दबे थे, हिंसक तरीके से हिलने लगे। अब कोई संदेह नहीं था कि नरभक्षी तेंदुआ पेड़ के ठीक नीचे था। अब पेड़ में चढ़ने की कोशिश में झाड़ियां बाधा बन रही थी। हताश होकर तेंदुआ उन झाड़ियों को दांतों से पकड़कर खींचने लगा। कॉर्बेट लिखते हैं, कभी वह पूरी ताकत से झटका देता और अचानक छोड़ देता। कई बार मैं पेड़ से असंतुलित होकर गिरते गिरते बचा। अंधेरे जंगल में उसकी गुर्राहट गूंज रही थी। आवाज इतनी तीखी थी कि गांव तक पहुंच रही थी। गांव वाले भयभीत थे, लेकिन कॉर्बेट पर उसका उल्टा असर हुआ, क्योंकि हर गुर्राहट उन्हें बता रही थी तेंदुआ कहाँ है।
कॉर्बेट कहते हैं सबसे ज्यादा डरावना क्षण वह नहीं था जब तेंदुआ गुर्राता था, बल्कि वह था जब वो अचानक चुप हो जाता था। उस खामोशी में उसके अगले वार का अंदाजा लगाना असंभव था। कुछ देर तक संघर्ष चलता रहा। तेंदुआ झाड़ियों को उखाड़ने की बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन अब सफलता नहीं मिली। वो अचानक रुका और अगले ही पल एक छलांग। अब उसका लक्ष्य था बकरी। कुछ ही सेकंड में वहां तेज हलचल हुई। बकरी की घबराई आवाज, सूखी घास में संघर्ष और फिर सब कुछ अचानक शांत। कॉर्बेट ने महसूस किया कि शिकार पूरा हो चुका था, लेकिन अब तक अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था। कॉर्बेट लिखते हैं, मुझे उम्मीद थी कि तेंदुआ उजाले में आएगा, पर अब सिर्फ एक धुंधली आकृति नजर आ रही थी। उन्होंने अपनी राइफल संभाली, सांस रोकी और अंदाजे से उस छाया की ओर फायर कर दिया। गोली की गूंज पहाड़ियों में फैल गई और उसी क्षण कॉर्बेट को एक सफेद सी आकृति तेजी से पलटती हुई दिखी। तेंदुआ उछला और सीढ़ीदार खेत की ढाल पार कर दूसरी ओर लुढ़क गया। स्पष्ट था गोली लगी थी। कॉर्बेट स्थिर बैठे रहे। रात गहरी हो चुकी थी। वे कान लगाए सुनने लगे। क्या उस दिशा से कोई कराह, कोई हलचल या कोई अंतिम आवाज आएगी? लेकिन जंगल फिर से पूरी शांति में डूबा रहा। रात की निशब्दता में अचानक गांव की दिशा से आवाज आई, साहब, क्या आपको हमारी मदद की जरूरत है? कॉर्बेट ने उत्तर दिया, टॉर्च या मशालें जला लो और सावधानी से इधर आओ। उन दिनों पहाड़ों में चीड़ की लकड़ी से बनी मशालें ही रोशनी का सहारा थी। चीड़ की रेजिन से भरी भीगी लकड़ियां धीरे धीरे जलती और तेज और स्थिर लौ देती। ग्रामीणों ने जल्दी जल्दी मशालें तैयार की। लंबी लकड़ियों के सिरे सुलगाए गए, उन्हें गट्ठरों में बांधा गया। कुछ ही देर में झिलमिलाती लौ की कतार घूमते हुए कॉर्बेट के पेड़ तक पहुंच गई। ग्रामीणों ने कॉर्बेट को नीचे उतरने में मदद की। तनाव से भरे उस क्षण में सब लोग चुपचाप बैठे रहे। कॉर्बेट ने धीमे स्वर में कहा, मुझे शक है तेंदुआ घायल हुआ है। सुबह होते ही हम उसे ढूंढेंगे। लेकिन ग्रामीणों को यह मंजूर नहीं था। उन्होंने आग्रह किया, साहब, आपके पास बंदूक है, हमारे पास भी हथियार और मशाले हैं। अगर आप नहीं देखना चाहते तो हमें अनुमति दीजिए, हम उस किनारे तक जाकर कम से कम देख तो लें। उन्हें विश्वास था तेंदुआ शायद मर चुका होगा। जब कॉर्बेट की बात नहीं मानी गई तो अंततः एक समझौता हुआ। कॉर्बेट सबसे आगे चलेंगे। उनसे लगभग 5 फीट पीछे ग्रामीणों की पंक्ति होगी। सबके हाथों में जलती मशालें, कॉर्बेट की राइफल रेडी पोजीशन में। कॉर्बेट ने एक शर्त रखी, यदि तेंदुआ घायल है और हमला करता है तो आप लोग मुझे छोड़कर भागेंगे नहीं। सभी ने सहमति जताई। टोली धीरे धीरे आगे बढ़ी। बकरी करीब 30 फीट दूर मरी पड़ी थी, लेकिन अब खून के निशान देखने का समय नहीं था। बस 20-25 फीट और आगे जाना था, उस खेत के किनारे तक जहां तेंदुआ गिरा था। कॉर्बेट सावधानी से बढ़े। 2-4 कदम और अगला सीढ़ीदार खेत नजर आने लगा। पहले दूर का किनारा, फिर भीतर का हिस्सा और अंत में बस एक पतली पट्टी देखनी बाकी थी। तभी अंधेरे को चीरती हुए भयावह गुर्राहट। घायल तेंदुआ नीचे से बिजली की तेजी से चार्ज कर चुका था। वह खेत की ढाल चढ़ता हुआ सीधे कॉर्बेट की ओर झपटा। क्षण भर में दृश्य अराजक हो चुका। कॉर्बेट के पीछे खड़े ग्रामीण घबराकर चारों दिशाओं में भाग पड़े। कॉर्बेट लिखते हैं, मेरी खुशकिस्मती से भागते समय वे आपस में टकरा गए। उनके हाथों की ढीली पकड़ी मसालें जमीन पर गिर पड़ी और अब भी जल रही थी। उसी गिरती लौ ने कॉर्बेट को आवश्यक रोशनी दे दी। उन्होंने बिना विलंब राइफल संभाली, निशाना साधा और अपनी बची हुई गोलियां सीधे चार्ज करते हुए नरबक्ची पर दाग दी। गोली की गूंज, एक झटका और तेंदुआ वहीं ढेर हो गया। भागते ग्रामीण अचानक रुक गए। सन्नाटा, फिर राहत की भरी गहरी सांसें। जहां तक भागने की बात है, कॉर्बेट कहते हैं, यदि मैं भी इन निहत्थे ग्रामीणों में शामिल होता तो शायद सबसे आगे भाग रहा होता। नाराज होने का कोई कारण नहीं था। ग्रामीणों के झिझक और शर्मिंदगी कम करने के लिए कॉर्बेट चुपचाप मरे हुए तेंदुए का निरीक्षण करने लगे। धीरे धीरे ग्रामीण लौटे, पहले 1-2 फिर 3-3 की टोलियों में। जब सब इकट्ठा हो गए, कॉर्बेट ने बिना उनकी ओर देखे पूछा, रस्सी और डंडा लाए हो? हाँ साहब, पेड़ के पीछे रखे हैं। कॉर्बेट बोले, ले आओ, तेंदुए को बांधो और गांव की ओर चलो। फिर हल्की मुस्कान के साथ कॉर्बेट ने कहा, मुझे चाय की बहुत तलब लगी है, जल्दी गांव पहुंचकर गर्म चाय पीना चाहता हूं। लेकिन प्रकृति का अपना नियम था।
रात की ठंडी हवा कॉर्बेट के शरीर पर भारी पड़ चुकी थी। वे लिखते हैं, ठंड इतनी बढ़ गई कि मलेरिया का दूसरा दौर फिर से शुरू हो गया। इस प्रकार सन 1910 में कॉर्बेट ने पनार के नरभक्षी तेंदुए का अंत किया। कॉर्बेट कहते हैं, कुछ वर्ष मनुष्य के जीवन में विशेष बन जाते हैं। 1910 उनके लिए ऐसा ही एक वर्ष था। मुक्तेश्वर के नरभक्षी बाघ और पनार के नरभक्षी तेंदुए का अंत, एक ऐसा साल जिसे उन्होंने संतोष और कृतज्ञता के साथ याद किया। तो दोस्तों, यह थी कहानी पनार के नरभक्षी तेंदुए की। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही एक और रोमांचक जंगल कथा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।